आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक अपराध की नहीं, हम्म, बल्कि एक पूरे देश की न्याय की लड़ाई की कहानी बन गई है। हम्म, ये कहानी है निर्मला पंता की। हम्म, साल 2018 में 13 साल की इस लड़की की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। और आज भी, इतने सालों बाद भी। हाँ, आज भी ये मामला सिर्फ एक अनसुलझी हत्या नहीं है। हम्म, ये नेपाल की न्याय प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। हम्म, हमारे पास कई स्रोत हैं, उस समय की समाचार रिपोर्टें हैं, एक विस्तृत एक्सप्लेनर है और सबसे महत्वपूर्ण, नेपाल के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की एक बेहद अहम जांच रिपोर्ट। बिल्कुल। आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों 7 साल बाद भी निर्मला को न्याय नहीं मिला हम्म, और ये कहानी हमें एक व्यवस्था के बारे में क्या बताती है। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि निर्मला पंता का मामला कोई अपवाद नहीं है। ये एक पैटर्न को दिखाता है। एक पैटर्न। हाँ, ये दिखाता है कि जब जांच की पहली कड़ी मतलब पुलिस ही लापरवाही करती है, जब सबूतों से खिलवाड़ होता है और जब जब राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होती है, तो न्याय कैसे दम तोड़ देता है। ये चर्चा इसी बात पर होगी कि कैसे एक केस में की गई गलतियां पूरे देश के लिए न्याय में देरी और अन्याय का प्रतीक बन जाती हैं। तो चलिए उस दिन पर वापस चलते हैं। 26 जुलाई 2018, जगह थी कंचनपुर। निर्मला पंता अपनी सहेली के घर होमवर्क करने के लिए निकली थी हम्म। और जब वो शाम तक घर नहीं लौटी तो उसका परिवार जाहिर है परेशान हो गया। और यहीं से आप समझिए व्यवस्था की विफलता की शुरुआत होती है। हमारे स्रोतों के मुताबिक निर्मला की मां दुर्गा देवी उसी रात पुलिस के पास गईं। अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने। हाँ, लेकिन पुलिस का जवाब था, अभी रात हो गई है, कल ढूंढेंगे। क्या? कल ढूंढेंगे? बस यही। आप उस मां की बेबसी की कल्पना कीजिए जिसकी बेटी लापता है और जिसे मदद करने के लिए बनी संस्था उसे अगले दिन आने को कह रही है। ये तो अविश्वसनीय है। ऐसे मामलों में तो एक एक घंटा कीमती होता है। फिर क्या हुआ? अगली सुबह परिवार और स्थानीय लोगों ने खुद ही निर्मला को ढूंढना शुरू किया। पुलिस ने नहीं? नहीं, उन्होंने खुद ही शुरू किया और उन्हें उसकी लाश पास की ही एक गन्ने के खेत में मिली। ओ, पोस्टमार्टम ने पुष्टि की कि कि उसकी गला घोंटकर हत्या करने से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था। इस खबर ने सिर्फ कंचनपुर को नहीं, पूरे नेपाल को झकझोर के रख दिया। लोगों में गुस्सा था। बहुत गुस्सा था, लेकिन ये गुस्सा सिर्फ अपराध को लेकर नहीं था। ये गुस्सा पुलिस के रवैये को लेकर था। बिल्कुल, लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि पुलिस ने जो सबसे जरूरी शुरुआती काम करना था वो भी नहीं किया। मतलब? सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि घटनास्थल को सुरक्षित करने के बजाय पुलिस ने निर्मला के कपड़ों को पानी से धो दिया। 1 मिनट, क्या कहा आपने? उन्होंने सबूत धो दिए? हाँ, अरे ये तो किसी भी जांच का पहला नियम है कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखा जाए। ये सवाल तो आज तक पूछा जा रहा है। आधिकारिक तौर पर इसे लापरवाही कहा गया, लेकिन ये इतनी बड़ी लापरवाही थी कि इसने फोरेंसिक जांच की कमर ही तोड़ दी। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जैविक सबूत थे वो नष्ट कर दिए गए। और ये सिर्फ एक चूक नहीं थी। जिले के जो पुलिस प्रमुख थे, SP, वो घटना के 7 दिन बाद घटनास्थल पर पहुंचे। 7 दिन बाद? हाँ, 7 दिन। आप सोच सकते हैं कि उस दौरान कितने सबूत नष्ट हुए होंगे, कितने गवाहों से बात नहीं की गई होगी। ये तो जांचा मजाक बनाने जैसा है। और फिर जनता के दबाव में पुलिस ने एक गिरफ्तारी की, दिलीप सिंह बिष्ट की। हाँ, और ये इस मामले का एक और, आप कह सकते हैं, काला अध्याय है। पुलिस ने दिलीप सिंह बिष्ट नाम के एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को मुख्य संदिग्ध बनाकर पेश कर दिया और दावा किया कि उसने गुनाह कबूल कर लिया है। हाँ, लेकिन यहाँ कई समस्याएं थी। एक तो ये कि उस पर दबाव डालकर बयान लिया गया था। निर्मला की मां दुर्गा देवी ने भी कहा कि वो बार बार अपना बयान बदल रहा था, कभी हाँ कभी ना। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, जब उसका DNA घटनास्थल से मिले वजाइनल स्वैब के नमूनों से मिलाया गया तो वो मैच नहीं हुआ? बिल्कुल, वो मैच नहीं हुआ। तो इसका मतलब पुलिस ने एक बेगुनाह को फंसाने की कोशिश की, सिर्फ केस को बंद करने के लिए? ऐसा ही लगता है। ये एक हताश और शायद एक भ्रष्ट पुलिस बल की तस्वीर दिखाता है जो या तो असली अपराधी को पकड़ने में नाकाम था या शायद उसे बचाना चाहता था। और दिलीप बिष्ट की गिरफ्तारी और फिर DNA का मैच न होना, इसने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। उन्हें लगने लगा कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी है। हाँ, और किसी को बचाया जा रहा है। तो जमीन पर जांच तो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। तो लोगों की सारी उम्मीदें अब फोरेंसिक जांच पर टिकी होंगी, मतलब फोरेंसिक जांच पर। लेकिन जैसा कि NHRC की रिपोर्ट बताती है, ये इस त्रासदी का अगला अध्याय था। DNA जांच में असल में क्या गड़बड़ हुई?
डीएनए की विफलता देखिए इस मामले का सबसे अहम मोड़ है और एनएचआरसी की रिपोर्ट इसकी परतें खोलती है। हम्म। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए YSTR तकनीक का इस्तेमाल किया। अच्छा, ये YSTR तकनीक क्या होती है, आम भाषा में समझाएंगे? हाँ बिल्कुल, सरल शब्दों में समझें तो YSTR तकनीक किसी व्यक्ति की सटीक पहचान नहीं करती। यह सिर्फ पिता से बेटे में जाने वाले Y क्रोमोसोम के आधार पर, यूं समझिए, वंश या कुल की पहचान करती है। मतलब ये बता सकते हैं कि अपराधी शायद किसी एक परिवार से है, पर ये नहीं कि उस परिवार का कौन सा सदस्य है। बिल्कुल सही, ये नहीं बता सकती कि वो राम है, श्याम है या कोई और। तो ये तो बहुत ही सीमित तकनीक है, क्या कोई बेहतर विकल्प मौजूद नहीं था? था, बिल्कुल था, और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ऑटोजोमल STR नाम की एक सैंपल लेने के तरीके में भी खामियां थी, जैसा कि स्रोत बताते हैं। हाँ, ये दूसरी बड़ी विफलता थी। सैंपल एक साधारण कॉटन स्टिक से लिया गया था, अच्छा। जबकि इसके लिए विशेष नायलॉन फ्लॉग्ड स्वैब का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि डीएनए सुरक्षित रहे। गलत तरीके से सैंपल लेने से उसके खराब होने का खतरा रहता है, और हुआ भी वही। मतलब सैंपल भी ठीक से नहीं लिया गया? बिल्कुल, रिपोर्ट में पाया गया कि वजाइनल स्वैब में पुरुष डीएनए की मात्रा इतनी कम थी कि उससे कोई नतीजा निकालना लगभग नामुमकिन था, और रिपोर्ट का निष्कर्ष बहुत निराशाजनक है क्या है वो? कि बचे हुए सैंपल से भविष्य में भी कोई परिणाम मिलने की संभावना ना के बराबर है। इसका मतलब सबूतों को शुरुआत में ही इस तरह बर्बाद कर दिया गया कि शायद अब सच्चाई कभी वैज्ञानिक रूप से साबित ही ना हो पाए। डीएनए का रास्ता तो बंद हो गया। क्या पोस्टमार्टम से कुछ सुराग नहीं मिल सकता था? यही तो सबसे निराशाजनक बात है। पोस्टमार्टम भी उतनी ही लापरवाही से किया गया। एनएचआरसी की रिपोर्ट बताती है कि बुनियादी प्रक्रियाएं तक नहीं अपनाई गईं। जैसे कि? जैसे मौत के बाद शरीर में जो अकड़न आती है, जिसे रिगर मोर्टिस कहते हैं, या गुरुत्वाकर्षण के कारण शरीर के निचले हिस्सों में खून का जमना, उसे हाइपोस्टेसिस कहते हैं, इन्हें ठीक से दर्ज ही नहीं किया गया। और ये जरूरी क्यों होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। इनसे मौत के सही समय का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो रिपोर्ट में सिर्फ सतही बातें लिख दी गई? बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ लिख दिया शरीर पर कई चोटें, लेकिन वो चोटें कहाँ थीं, कितनी गहरी थीं, किसी हथियार से थीं या नहीं, इसका कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं था। ये जानकारी घटना के क्रम को समझने में, मतलब क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करने में बेहद जरूरी होती है। या तो ये फॉरेंसिक डॉक्टरों के प्रशिक्षण की गंभीर कमी को दिखाता है, या फिर ये जानबूझकर की गई लापरवाही है। दोनों ही सूरतें भयानक हैं। तो ये साफ है कि ये मामला सिर्फ कुछ पुलिस वालों की गलतियों का नतीजा नहीं है। हमारे स्रोत एक बहुत बड़ी, एक प्रणालीगत समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं। इतने सालों में 5 गृह मंत्री और 6 पुलिस महानिदेशक IGP बदल गए, लेकिन निर्मला को न्याय नहीं मिला। ये क्या दर्शाता है? ये एक गहरी संस्थागत विफलता और राजनीतिक इच्छा शक्ति की, आप कहिए, पूरी तरह से कमी को उजागर करता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी? हाँ, स्रोतों में बार बार राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों का जिक्र है। उस समय ऐसी अफवाहें और खबरें थीं कि प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली लोगों के रिश्तेदारों को बचाया जा रहा है। अच्छा। हालांकि ये कभी साबित नहीं हुआ, लेकिन जांच जिस तरह से भटकाई गई, उसने इन अफवाहों को और हवा दी। और इन पुलिस अधिकारियों का क्या हुआ जो इस शुरुआती बॉच्ड-अप जांच के लिए जिम्मेदार थे, जैसे SP दिल्ली राज बिष्ट? उन्हें और कुछ अन्य अधिकारियों को जनता के भारी दबाव के बाद निलंबित किया गया था। तो कुछ तो कार्रवाई हुई। एक पल के लिए लोगों को लगा कि शायद अब कुछ जवाबदेही तय होगी, लेकिन कुछ महीनों के निलंबन के बाद उन्हें चुपचाप बहाल कर दिया गया। क्या बहाल कर दिया गया? हाँ, चुपचाप। इसका मतलब तो ये हुआ कि जनता को दिखाने के लिए एक कार्रवाई की गई, लेकिन असल में कोई सजा नहीं मिली। ये तो सिस्टम का लोगों के भरोसे के साथ एक तरह का धोखा है। बिल्कुल, और ये एक बहुत खतरनाक संदेश देता है। ये कहता है कि अगर आप शक्तिशाली हैं या सिस्टम का हिस्सा हैं, तो आप जवाबदेही से बच सकते हैं। यही वो सड़न है जो पूरे न्याय तंत्र को खोखला कर देती है। स्रोतों में एक और दिलचस्प लेकिन चिंताजनक बात का जिक्र है, मिलापत्र की संस्कृति। ये क्या है? मिलापत्र नेपाल की न्याय व्यवस्था की एक कड़वी सच्चाई है, खासकर ग्रामीण और तराई के इलाकों में। इसका मतलब है समझौता पत्र? हाँ, ये एक तरह की अनौपचारिक न्याय प्रणाली है, जहां स्थानीय नेता या पंचायत पुलिस या अदालत तक मामला पहुंचने से पहले ही दोनों पक्षों के बीच समझौता करा देते हैं। बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में भी? एक मिनट, बलात्कार जैसे अपराध में कैसा समझौता? इसमें अक्सर पीड़ित परिवार पर दबाव डालकर उन्हें कुछ मुआवजा लेने के लिए मजबूर किया जाता है और मामला रफा दफा कर दिया जाता है। अरे बाप रे,
कुछ मामलों में तो पीड़ित की शादी ही बलात्कारी से करा दी जाती है, इसे इज्जत बचाने का तरीका बताकर। ये न्याय का पूरी तरह से गला घोंटना है। लेकिन अब तो इस पर कोई कानून होगा। हाँ, सरकार ने 2020 में एक कानून बनाकर इसे अपराध घोषित कर दिया है, लेकिन सामाजिक दबाव और न्याय प्रणाली पर अविश्वास इतना गहरा है कि ये प्रथा आज भी जारी है। लेकिन निर्मला के मामले में जनता चुप नहीं रही। #Justice for निर्मला आंदोलन बहुत बड़ा था। ये एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। काठमांडू से लेकर कंचनपुर तक छात्र, कार्यकर्ता, आम नागरिक सब सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर #Justice for निर्मला हैशटैग ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना दिया। ये सिर्फ एक लड़की के लिए न्याय की मांग नहीं थी। नहीं, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ एक विद्रोह था। लोग कह रहे थे कि बस अब बहुत हुआ। लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया इन प्रदर्शनों पर कैसी थी? क्या उन्होंने लोगों की बात सुनी? सरकार की प्रतिक्रिया अक्सर कठोर और दमनकारी थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और सबसे दुखद घटना कंचनपुर में ही हुई, जहां एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में एक 14 साल के किशोर सन्नी खुन्ना की मौत हो गई। ओह, ये तो बहुत दुखद है। हुआ सीधे तौर पर निर्मला को न्याय नहीं